गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो साइंस क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल, क्षारक एवं लवण में हम लोग अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। उसमें से पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता था? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान भी करनी, कैसे उसको पहचानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो दोनों का गुण क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और क्या निर्माण करता है? लवण तथा जल। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, उसके बाद क्षारक का अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे। तो आगे है प्रश्न 2। सबको किताब निकाल लोगे। प्रश्न 2 देखो। प्रश्न 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो पीतल एवं तांबे ये सब क्या है? धातुएं हैं। धातु में जब हम लोग दही या खट्टे पदार्थ रखेंगे तो दही या खट्टे पदार्थ क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो हम लोग को पता है कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, जो कि एक जहरीला गैस है। तो अगर हम लोग कोई भी खट्टा चीज़ जैसे दही कोई तांबा के बर्तन में या पीतल के बर्तन में रखते हैं तो वो दही क्या हो जाता है? जहरीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दही है उसमें जो उपस्थित अम्ल है वो उस धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको तुम लोग खुद से लिख लेना कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में अगर हम लोग दही चाहे खट्टे पदार्थ रखते हैं तो क्या होता है? अम्ल उस पीतल एवं तांबे के बर्तन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बनाता है? लवण तथा जल लवण बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होता है, जो लवण बनता है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में हम लोग को दही तथा खट्टे सामान नहीं रखने चाहिए। इसलिए जब भी कोई खट्टा पदार्थ रखना चाहिए तो वो स्टील के बर्तनों में रखना चाहिए। स्टील का बर्तन हो या तो शीशा का बर्तन हो, कांच का। क्यों? क्योंकि अम्ल स्टील के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और शीशा के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो इसको तुम लोग खुद बना लेना। तो प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बता दिए, उसी का आंसर तुम लोग अपने शब्दों में समझ के इसको लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? अभी हम लोग पढ़े धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, लिख लोगे। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो हम बता दिए हैं कि हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि धातु और अम्ल का अभिक्रिया हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग पिछले क्लास में यानी कल के शायद परसों के क्लास में हम लोग देखें कि हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाती है, उसको लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम लोग से बन जाना चाहिए, बन जाएगा। प्रश्न 3, कोई धातु यौगिक ए, कोई धातु यौगिक है जिसका नाम अज्ञात है, यानी ए दिया हुआ है कैपिटल में, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, किसके साथ करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है? बुदबुदाहट उत्पन्न होता है। याद करो कल हम लोग पढ़े थे कौन सा गैस में बुदबुदाहट उत्पन्न होता था? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस अभिक्रिया में निकलता था? जब अम्ल जो है
धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता था तब हम लोग को कौन सा गैस निकलता था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। देखो कंफर्म हो गया, जलती मोमबत्ती को बुझा देता है, यानी जलती माचिस को भी बुझा देगा। तो हम लोग को समझ में आ गया कि यहाँ कौन सा गैस निकलने वाला है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्पन्न यौगिकों में यानी जो उत्पाद हम लोग को बन रहा है उसमें से एक क्या दे दिया है? प्रश्न 2 क्वेश्चन नंबर 3। तो एक पदार्थ का नाम दिया हुआ है ए और बन क्या रहा है? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और बुदबुदाहट उत्पन्न हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कौन सा गैस बन रहा है? तुम्हारा बन रहा है CO2 गैस। तो याद करो, पीछे जो हम लोग पढ़े थे कल, उसमें एक लवण बन रहा था, फिर क्या बना था बीच में? जल, उसके बाद बन रहा था गैस। तो यहाँ पर क्या होगा? +H2O। ठीक है, तो ए उस यौगिक का नाम भी बताना है। तो ए का नाम क्या होगा? कोई धातु कार्बोनेट ही होगा। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट कौन होगा? यहाँ कैल्शियम धातु है तो कैल्शियम का कार्बोनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CaCO3। किसके साथ हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करने पर ये सब बनता था? पीछे पलट के देखना। तो ये धातु कार्बोनेट है, किसके साथ हम लोग अभिक्रिया करते थे? तो HCl के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा समीकरण तैयार हो गया। सिर्फ वो हिंट में दिया था कि ये बन रहा है और बुदबुदाहट उत्पन्न हो रहा है। तो बुदबुदाहट मतलब क्या गैस निकलेगा? CO2 गैस। ए की जगह क्या नाम हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तभी जाके 1, 2, 3 ये उत्पाद बनते हैं। उसमें से ये तुम्हारा दिया हुआ था, तो बाद में दोनों अपने से लिखना है। अब इसको बैलेंस तुम लोग कर लेना अपने से। ठीक है, तो प्रश्न 2 हम लोग का समाप्त हो गया। तो तुम लोग का होमवर्क हो गया प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3, तीनों क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क हो गया। इसको तुम लोग बैलेंस कर लेना। ठीक है, इससे पहले लिख लेना कि बुदबुदाहट उत्पन्न होती है तो इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती बुझा देती है। तो इसमें कौन सा गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको लिख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो रासायनिक गुण है, इससे पहले हम लोग कितना तक किए थे हमको याद तो नहीं आ रहा है। तुम लोग नंबर लिख लेना, यहाँ पर नंबर लिख लेना। रासायनिक गुण जो है जितना नंबर ये आएगा उसको लिख लेना। ठीक है, अगला है अम्ल एवं क्षारक का जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ लिख लेना। अगला जो गुण होगा अम्ल एवं क्षारक का अब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं, लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग अम्ल लिखेंगे, लेकिन दोनों एक साथ लिख सकते हैं। लिखते हैं, जब कोई अम्ल या क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्रमशः जब अम्ल जल के साथ करेगा तो क्या बनेगा? आयन बनेगा। कौन सा आयन?
H3O प्लस, इसका नाम है हाइड्रोनियम या H प्लस भी बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम H3O प्लस भी बोला जाता है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, H प्लस आयन, ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन। या अब जब क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, OH माइनस, यानी हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखो, अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा आयन बनाएगा, कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन, या उसको क्या बोलते हैं, H प्लस, इसको या की जगह और कर देते हैं। और जब क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। यानी जब तक अम्ल या क्षारक जल में नहीं घुलता है तब तक हम लोग को आयन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो अम्ल के लिए कौन सा आयन बनता है, हाइड्रोनियम और H प्लस, और क्षारक के लिए OH माइनस, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जल का अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग एक अम्ल ले लेते हैं, HCl प्लस H2O, क्या बनाएगा, H3O प्लस और क्लोराइड आयन। तो जो मेन आयन है हम लोग का वो ये है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो जल अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगला है क्षारक का जल के साथ अभिक्रिया। एक क्षारक ले लेते हैं NaOH प्लस H2O, ये जल हो गया, ये क्षारक हो गया, ये हो गया जल। तो कौन सा आयन बनाएगा, OH माइनस आयन बनाएगा, ठीक है, और Na प्लस आयन बनाएगा। तो इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है, ये कमज़ोर होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, OH माइनस आयन। तो क्षारक जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो OH माइनस बनाता है, और अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, तो मिटाते हैं।
अगला टॉपिक है हम लोग का प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण वहाँ तक समाप्त होता है। अब हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है तनुकरण, इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, तनुकरण। ये तनुकरण क्या होता है? तनु मतलब होता है पतला, करण मतलब करना, यानी कोई भी विलयन को पतला करने को क्या बोलते हैं? तनुकरण। चाहे वो अम्ल हो या क्षारक, दोनों को अगर हम लोग जल डाल के धीरे धीरे पतला करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? तनुकरण। ठीक है, तो ये क्या है, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। लिखो, जल में अम्ल अथवा क्षारक जल में अम्ल अथवा क्षारक मिलाने पर विलयन की सांद्रता में यानी H3O+ या OH- सांद्रता में प्रति इकाई काम होने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, तो तनुकरण का डेफिनेशन क्या हो गया? अगर हम लोग अम्ल में जल मिलाते रहे तो क्या होता है? उसकी जो सांद्रता होती है उसमें थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है? कमी होने लगता है। ठीक है, तो चाहे ये अम्ल में हम लोग जल मिला या तो क्षारक में मिला, जब भी हम लोग जल मिलाते हैं तो अम्ल या क्षारक की जो सांद्रता रहती है वो क्या हो जाती है? कम होने लगती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? तनुकरण। ठीक है, तो तनुकरण हम लोग जान गए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं अम्ल या क्षारक का तनुकरण करने पर प्रभाव। जब हम अम्ल या क्षारक का तनुकरण करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभी हम लोग देखें कि उसकी सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी होने लगती है। ठीक है, तो इसे हम लोग पॉइंट में लिख लेते हैं ताकि बाद में याद करने में सुविधा हो और समझने में भी सुविधा हो। ठीक है, तो पॉइंट लिखते हैं। जब अम्ल में जल की मात्रा मिलाई जाती है, मिलाई जाती है तो विलयन में हाइड्रोजन आयन
की सांद्रता घटती जाती है। जब अम्ल या अम्लीय विलयन में जल की मात्रा मिलाई जाती है तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, घटती जाती है। इसी के विपरीत यदि अम्लीय विलयन में अम्ल की मात्रा मिलाई जाती है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, यदि अम्लीय विलयन में अम्ल की मात्रा मिलाई जाती है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। एक उदाहरण हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग चीनी का शरबत बनाते हैं, ठीक है, मान लो कि शरबत हम लोग बना लिए जो पीने के लायक, ठीक है, तो पीने के लायक शरबत बना लिए। अब उसमें हम लोग पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग पानी डालेंगे तो चीनी का जो मात्रा पानी में था, जो पीने में मीठा लग रहा था, वो धीरे धीरे कैसा लगेगा, उदासीन होते जाएगा, यानी कि हल्का होने लगेगा उसका मीठापन, यानी उसका मीठापन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उसी तरह अगर हम लोग अम्लीय विलयन में अगर की मात्रा जल मिलाते जाए तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या जाती है, घट जाती है। ठीक है, उसी तरह अगर शरबत में हम लोग जो हम लोग पीने लायक बनाए हैं उसमें हम लोग और चीनी मिलाते जाए तो क्या होगा, चीनी का सांद्रता बढ़ेगा, यानी मीठा और अधिक बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह यदि अम्लीय विलयन में अम्ल की मात्रा मिलाई जाए, यानी अम्ल और मिलाते जाए, उस अम्लीय विलयन जो पहले से बना हुआ है उसमें और हम लोग अम्ल को मिला रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता है और बढ़ता जाएगा। ठीक है, यही दोनों कंडीशन किस में होगा, क्षारक में भी होगा। तो इसी तरह तुम लोग लिख लेना, इसको तो नोट करो। क्षारक के लिए वैसे ही हम लोग लिखते हैं, जब क्षारीय विलयन में जल की और मात्रा मिलाई जाती है तो इसमें कौन सा आयन बनता है, OH माइनस, यानी हाइड्रोक्साइड आयन, उसका सांद्रता घटेगा, लिखेंगे तो OH माइनस आयन की सांद्रता घटती जाती है। ठीक है, जैसे अम्ल में हो रहा था, उसमें कौन आयन बनता है अम्ल में, H+ आयन, इसलिए उसमें H+ आयन की सांद्रता घट रही थी। लेकिन क्षारक में कौन सा आयन बनता है, OH- आयन, इसलिए OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला, जब क्षारीय विलयन में क्षारक
की और मात्रा मिलाई जाती है तो OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट जो हम लिखवाएं अभी, जो हम लोग देखे सीखे, ये चारों पॉइंट को दिमाग में अच्छा से नोट कर लो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे जो भी आगे पढ़ेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का उसमें यूज होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चारों को जो पॉइंट लिखवाए हैं, ये चारों पॉइंट को क्या कर लेना है, अच्छा से याद कर लेना है। याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जैसे कि शरबत में हम बताएं चीनी का शरबत, उसी तरह से हम इसको याद कर लेना और समझ के ही याद करना, ये नहीं कर रट लेना। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो इसी वीडियो को फिर से पॉज करके पीछे से शुरू से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का तनुकरण। अब हम लोग तुम लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, हम लोग क्षारक और लवण एक चैप्टर था, उसमें विद्युत का चालन किस किस विलयन में होता था। हम लोग पढ़े थे विद्युत का चालन अम्लीय विलयन में भी होता है, क्षारीय विलयन में भी होता है और लवण का भी विलयन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि तीनों में आयन का निर्माण होता है और आयन के निर्माण होने से ही विद्युत उस विलयन में क्या करता है, चालन करता है। तो एक और टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। अम्ल का अम्लीय विलयन में विद्युत का चालन लिखेंगे अम्लीय विलयन में विद्युत का चालन आसानी से होता है, क्योंकि अम्ल जल में वियोजित होकर H+ आयन का निर्माण करते हैं। देखो, विद्युत चालन करने का मेन जो रीजन है, मेन जो कारण है, वो क्या है? आयन का निर्माण। यदि जल में आयन का निर्माण नहीं होगा तो जल विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन यदि जल में कोई आयन मौजूद होगा तब वह क्या होगा? विद्युत का चालन करेगा। अतः हम लोग समझते हैं कि अम्लीय विलयन क्या करता है? विद्युत का चालन आसानी से करता है। हम लोग पढ़े होंगे कि आश्रित जल होता है, आश्रित जल जानते हो?
आश्रित जल वह जल होता है जिसमें तो कोई आयन नहीं रहता है, सारा आयन निकाला जा चुका हुआ रहता है। ठीक है, तो आश्रित जल में अगर हम लोग विद्युत का चालन करें तो क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आश्रित जल में कोई आयन नहीं पाया जाता है। लेकिन जब उसमें हम लोग कुछ बूंदें अम्ल की डाल दें, तो अम्ल का बूंदे जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, हम लोग का H+ आयन का निर्माण होने लगेगा, और H+ आयन का निर्माण होगा तो क्या होगा, विद्युत का चालन होना शुरू हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि विद्युत का चालन होने के लिए किसकी आवश्यकता है, आयनों की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी आयन हो। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब जो भी चीज़ बताए हैं आज की क्लास में, जो भी चीज़ तुम लोग सीखे हो उसको अच्छा से याद कर लेना, समझ के, और हमको लगता है कि इसको कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना, क्योंकि हम अभी भी बता रहे हैं कि इसका उपयोग हम लोग को आगे चलकर, आगे जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें इसका उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, अब मिलेंगे अगले क्लास में।